नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एनसीईआरटी चल रहा है क्लास 7 चैप्टर 6, जिसमें हम लोग संचार माध्यम के बारे में पढ़ रहे थे। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से तकनीक तथा मशीनों को हम बदल कर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को क्या कर पाए हैं, अधिक लोगों तक पहुंचने में सफल हो पाए हैं, अधिक लोगों तक संचार माध्यमों को पहुंचाने में। इससे हुआ क्या है कि ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। केवल ये ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में केवल सुधार नहीं करती है, यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। ध्यान रखिएगा, यह हमारे जीवन में क्या करती है, यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में, है ना, परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना क्या है, कठिन है। बिल्कुल सही बात है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। अब हमारा सोसाइटी क्या हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, यानी कि अब हम ग्लोबल सोसाइटी के मेंबर हो गए हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र जो है सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं, रिमोट इलाकों में भी पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम क्या कर पाते हैं, संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। मतलब टीवी पर जो आप कार्टून देखते हैं, ये कह रहे हैं कि वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। जब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं, तो टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया। बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी खबर लाइव हमको मिलता है। ये किसका देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। ये तकनीकी प्रसार का ये देन है, तकनीकी विकास का ये देन है। यहाँ देखिए दिया हुआ है टाइपराइटर। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आगे समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है संचार माध्यम और धन। पूंजी के बिना तो कुछ नहीं होता है। देखिए, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत क्या होती हैं, खर्चीली, अत्यंत महंगी है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है, इसमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य देखा जाए तो बहुत अधिक होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं। टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, उसको मैनेज कर, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो जो प्रसारण में सहायक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसारण में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणामतः होता क्या है, अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। देख लीजिए,
तमाम उद्योगपतियों के द्वारा इन सब चीज़ों को संचालित किया जाता है। और उद्योगपति सरकार का सांठगांठ होता है। तो जो सरकार चाहती है उद्योगपति के माध्यम से वही चैनल चलता है। और चैनल पे कौन सा न्यूज चलता है, किस तरह के न्यूज को प्रमोट करना है, किस तरह के न्यूज को प्रमोट नहीं करना है, ये सभी चीजें सुनियोजित ढंग से संचालित किया जाता है। तो जब मीडिया इतना खर्चीला हो गया, यानी देखा जाए तो समाज के हर एक हिस्से में, समाज के हर एक जगह, राजनीति से लेकर के मीडिया में भी धन बल का प्रभाव दिख रहा है, ये ठीक नहीं प्रतीत होता है। पूंजी का इस तरह से इस्तेमाल करना एक लिहाज से ठीक ये नहीं है। अब देखिए, जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। जनसंचार माध्यम जो है वो लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका है ना, ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। यानी कि समाचार, चाहे जनसंचार के माध्यम, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर ओपन करिए, देखिए पूरा एडवर्टाइजमेंट से पटा होता है। तो न्यूज ये हालांकि जनसंचार के माध्यमों में एक माध्यम है न्यूज़पेपर, वैसे तो बहुत से माध्यम है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट, एड, जिसको ऐड बोलते हैं, यानी कि प्रचार के माध्यम से क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं। देखते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन अखबारों में दिए जाते हैं। तो वहां से इनको धन अर्जित करने का एक माध्यम मिल पाता है। जैसे देखिए, कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन, कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए, अब टीवी पे भी आता है, आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं, हालांकि आप नहीं चाहते हैं वो भी देखना पड़ता है। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे। अच्छा, एक बड़े मजे की बात यह है साथियों कि यहां दिया हुआ कुछ चीज मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। अपने प्री टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीजों की सूची बनाइए। अपने प्री टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीजों की सूची बनाइए। अर्थात कि जब आप कोई अपना फेवरेट टीवी पे कार्यक्रम कोई देख रहे होते हैं, उस समय किन 3 चीजों का विज्ञापन आता है उसकी सूची बनाइए। हो सकता है वो विज्ञापन चॉकलेट का हो, कैडबरी का हो सकता है वो विज्ञापन किसी कार कंपनी की हो, ऑटोमोबाइल कंपनी की हो सकता है कोई विज्ञापन हो मोबाइल के बारे में हो। दूसरा चीज कह रहा है, एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए कि एक समाचार पत्र में कितने विज्ञापन दिखाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? समाचार पत्रों में अधिक धन कमाना चाहते हैं विज्ञापनों के जरिए। अब देखिए, अब ये भी बात है कि टीवी चैनल पे, यूट्यूब वगैरह पे तो ये आता है, ऑप्शन रहता है कि आप स्किप कर दीजिए विज्ञापन को, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन कुछ उसमें भी विज्ञापन ऐसे होता है कि जब तक वो विज्ञापन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या विज्ञापन देखना हमारी मजबूरी है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मेंस में फंडामेंटल राइट को लेकर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को जोड़ करके जो विज्ञापन जबरन दिखाए जाते हैं हमको, कई विज्ञापन में हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता है, हम चाहे तो देखें या चाहे तो नहीं। तो जो उपभोक्ता है वो गुलाम नहीं है। तो यहां से जोड़ करके क्वेश्चन आपसे मेंस में बनाए जा सकते हैं कि आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी बार बार विज्ञापन आपको दिखाया जाता है।
आरी बात समझ में? विज्ञापन दो तरीके के, यूट्यूब पे भी दो तरीके के विज्ञापन आते हैं, आप देखते होंगे। एक होता है जिसको स्किप कर देते हैं, एक आपको देखना ही देखना है, तब तक वो नहीं चलेगा जब तक वीडियो पूरा प्ले नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये तमाम मीडिया सहकर्मी हैं, ये बैठ करके ऑफिस में ये काम कर रहे हैं सब मिलके एक साथ। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति, ध्यान समझिएगा, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति, यानी कि बार बार आपको विज्ञापन इस आशा से दिखाया जाता है या इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु क्या करेंगे, खरीदेंगे। इसको बोलते हैं, ये आपकी मनोदशा को चेंज करना चाहते हैं। बार बार आपके सामने आता है तो आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ ही जाता है कि वास्तव में चलो एक बार देख ही लेते हैं। प्रेशर एक तरह से रहता है, प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है आपके, साइकोलॉजिकल दबाव इसको बोलते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर बोल रहे हैं, सही बोले तो मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया जाता है। अब देखिए, एक यहां तक कि फर्जी विज्ञापन भी दिखाया जाता है, फ्रॉड विज्ञापन, कि आप ये जब तक नहीं पिएंगे, जब तक ये नहीं खाएंगे, तब तक आप ऊर्जावान नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। कई बार तो तेल कंपनियों का विज्ञापन ऐसे टीवी चैनल पे दिखाया जाता है कि यदि आप, मुझे याद नहीं आ रहा उस तेल का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने उसका विज्ञापन दिया, कृपया तेल लगाने के बाद हाथों को अच्छे से धुल लें साबुन से, अन्यथा हाथों पर भी बाल उगने की संभावना है। इस तरह का फर्जी विज्ञापन, हालांकि उपभोक्ता फोरम के द्वारा इस तरह के फर्जी विज्ञापन पर प्रहार किया जा रहा है। याद रखिए, संचार माध्यम और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यहाँ यही पॉइंट है जहां से आपके लिए मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा, संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संचार माध्यम ही वो साधन होते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। अभी एक नरसंहार हुआ है, देवरिया में हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में नरसंहार हुआ है, जो भूमि संबंधी मुद्दे को लेकर के हुआ है, प्रॉपर्टी को लेकर के हुआ है, भूमि संबंधी मुद्दे को लेकर के हुआ है। उसको हम यहाँ बैठे बैठे कैसे देख पाए हैं? मीडिया के द्वारा देख पाए हैं, सोशल मीडिया के द्वारा देख पाए हैं। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा ऐसा किया जाता है कि सुबह सुबह लोग अखबार पढ़े और अखबार के मेन फ्रंट पे कुछ खबर ऐसा छपा कि किसी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो गया, या किसी बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, या किसी ने बदसलूकी कर दिया किसी के साथ, या ऐसा कोई काम कर दिया जो वास्तव में नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए शर्मसार है और संविधान के खिलाफ है। तो वहां पे न्यायाधीश उस न्यूज़पेपर के माध्यम से स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, जिसको सू मोटो कॉग्निजेंस बोला जाता है। स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। ये स्वतः संज्ञान किसने माध्यम किसने दिया? स्वतः संज्ञान के लिए मीडिया ने दिया, समाचार पत्रों ने दिया। वो टीवी पे कार्यक्रम पे भी देख करके वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और उसके खिलाफ उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यायाधीश के बारे में उल्टा सीधा बोलता है टीवी चैनल पे, या मीडिया के बारे में, या समाचार पत्रों में कुछ लिख दिया गया, कॉलम लिख दिया गया उल्टा सीधा, तो उस पर भी कोर्ट क्या कर लेती है? एक्शन ले लेती है। इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता भी बोलते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, ध्यान रखिएगा,
लिखा गया, मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ कि यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा भी संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। अर्थात हम सरकार को ये प्रकरण हम सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, हम अपनी बात सरकार तक ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं सरकार से कि वैकेंसी नहीं है, इसमें लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, रोजगार के साधन नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं। तमाम स्कूलों में तमाम सरकारी पदों पर पद रिक्त हैं, लेकिन उन रिक्त पदों की भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के यदि कोई एक सार्वजनिक सभा कर रहा है तो उस सभा को कवरेज करने वाले कोई कोई मीडिया वाले कर्मी रहेंगे, तभी तो सरकार जानेगी इसको, लोग इसको जानेंगे कि इस देश के एक कोने में इस तरह का काम हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि वो मीडिया ही कर पाएगी, और ये मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि सही न्यूज को सही तरीके से पहुंचाया जाए, ये भी होता है। अभी आपको मैं क्या बताया कि अब मीडिया का काम इतना खर्चीला हो गया है कि इसमें भारी भरकम धन बल की जरूरत पड़ती है। जो धनी प्रतिष्ठित परिवार है, यानी कि धनी लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, वो न्यूज चैनल अपना खोल लिए हुए, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन अपने चैनल खोल करके बैठे हैं, और जो चाहते हैं वही न्यूज चलाया जाता है, जो है वो नहीं, जो वो चाहते हैं वो चलाया जाता है। इसको बोलते हैं प्री प्लान, सुनियोजित बातों को जनता तक पहुंचाना। जबकि मीडिया का वास्तविक कर्तव्य ये नहीं होता, वास्तविक कर्तव्य होता है जो रियल में जो चीज घटित हो रहा है उसको समाज के मुख्य पर्दे पे लाया जाए, समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। अब देखिए, जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। आदिवासी में जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य। बढ़िया है, जवाब यहाँ पे दिया गया है। संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है? अगले पृष्ठ पर चलते हैं। न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। अब देखिए, यह दिया हुआ है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। अब देख लीजिए, यानी कि राधिका मलिक इन्होंने न्यूज कवर किया है, और ये INN न्यूज एजेंसी से है। ये न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, और ये इंडिया डेली की रिपोर्ट है। अब देखिए, किसी संतुलित हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, यानी प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने हैं, ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रदूषण के लिए जो मापदंड तय किया गया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से जो विरोधी हैं, यानी कि कारखाने में जो काम करने वाले जो लोग हैं, तो विरोधियों द्वारा क्या किया गया, चक्का जाम कर दिया गया, और इससे क्या हो गया, यातायात रुक गया। तो सार्वजनिक परिवहन पे चोट पहुंचा, आमजन इससे परेशान होंगे। अब यहाँ दिखा है कि कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने, कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया है। जाम हो गया होगा, चक्का जाम हो गया, तो सड़क रुक गया, सड़क पे आवागमन रुक गया। हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया है। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सकते। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दीबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को
सरकार क्या किया है, यह निर्णय जल्दबाजी में लिया है। बंद करने का निर्णय का विरोध कर रहे हैं, यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी जो इकाइयां हैं, यानी जो फैक्ट्री उनके जो लगे हुए हैं, जो कारखाने लगे हुए हैं, वो क्या है, गैर कानूनी है। इनको भी पता था। अब इसमें दे रहा है कि इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। यदि ये फैक्ट्री कारखाने बंद हो जाए तो शहर में क्या हो जाएगा, प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे यहाँ पे श्री जैन साहब कह रहे हैं, ये नागरिक है। अब यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इंडिया डेली की रिपोर्ट, खबर वही है लेकिन इंडिया डेली की रिपोर्ट कैसे कवरेज इसको करती है, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस, शहर के आवासीय क्षेत्र में जहां लोग रहते हैं 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन रिहैबिलिटेशन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है, क्या कहते हैं कि सरकार कहती है, ध्यान रखिएगा, एक कारखाने के मालिक जो है, एक कारखाने के जो मालिक हैं, एक कारखाने के जो मालिक हैं श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है ना, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो वहाँ फैक्ट्री कैसे संचालित हो पाएगी, कोई भी कारखाने की यूनिट कैसे संचालित हो पाएगी, यह भी बात इनका तर्क सही है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए दिखा गया है कि क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है। आपके विचार से इनमें क्या क्या समानता है और अंतर है, क्या क्या बातें कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें सरकार के विरोध के लिए तर्क भी दिया गया है कि नगर निगम लाइसेंस क्यों दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की बात कुछ नहीं कहा गया है, आप देख रहे होंगे। और दोनों में सेम मुद्दा दिखाया गया है और कहा गया है कि पुनर्स्थापन के लिए यहाँ पे जो व्यवस्थाएं किए गए हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि मालिकों और कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये कह रहा है सरकार कहती है हमारे लिए, उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है पुनर्स्थापन में, वह क्षेत्र का, उस क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अब देखिए कह रहा है यदि आप न्यूज ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे। न्यूज ऑफ इंडिया, ये न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखने से ये लग रहा है कि सरकार के विरोध में इन लोगों ने क्या किया है, चक्का जाम कर दिया है और यातायात बाधित हो गया। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि 1 दिन के लिए हम शहर में बंदी करने की बात कर रहे हैं, शहर बंद का ऐलान लोग कर रहे हैं विरोध स्वरूप। अब आगे देखते हैं,
वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। क्या कह रहा है? वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे, चाहे न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ें या बगल वाला जो भी दिया गया था, देखते हैं कौन सा था, न्यूज ऑफ इंडिया या न्यूज ऑफ इंडिया, इंडिया डेली या इंडिया डेली है। तो वास्तविकता तो यह है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। देख लीजिए, विरोधियों की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया है और उसमें केवल यही बताया है कि फैक्ट्री से शहर में प्रदूषण फैल रहा है और ये लोग यातायात की व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं, तो केवल इनके नेगेटिव पक्ष को दिखाया गया है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता, इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पे हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। यानी कि यदि कंपनियां उसी आवासीय इलाके में रह रही हैं, फैक्ट्रियां, और प्रदूषण फैला रही हैं, तो इसका उस आवासीय बस्तियों में रहने वाले नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा, एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि यदि ऐसा नहीं हुआ और यदि सरकार वहां से उनको पुनर्स्थापित कर रही है तो उससे फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जो उसमें कामगार वर्ग हैं, जो उसमें काम करते हैं, जिनका डेली का रोजी रोटी वहां से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। तीसरी चीज, सरकार को इसमें क्या करना है, सरकार का भी पक्ष जानना है। तो इस तरह से देखा जाए कि हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, संतुलित दृष्टिकोण। और यूपीएससी में भी आपको क्या करना है, यही संतुलित दृष्टिकोण बनाने पे जोर देना है। संतुलित, किसी का पक्ष नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। आपके अपने आंसर में संतुलित दृष्टिकोण बना करके आपको निष्कर्ष देना होता है। जब कंक्लूजन आप देते हैं तो कंक्लूजन इसलिए कहा जाता है कि बैलेंसिंग होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अब देखिए, ये मीडिया की जिम्मेदारी है तो संतुलित रिपोर्ट लिख पाए। अब हो सकता है फैक्ट्री के मालिक का ही न्यूज एजेंसी भी हो, तो कोई भी रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं बताएगा जो फैक्ट्री के हित में, फैक्ट्री का अहित होता, वो कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, केवल सरकार की आलोचना लिखेगा। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना, अब देख लीजिए, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना चैलेंजिंग टास्क है, संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा पॉइंट। हम संतुलित रिपोर्ट कब लिख पाएंगे, जब संचार माध्यम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार कभी काल सरकार के द्वारा भी क्या किया जाता है, न्यूज एजेंसियों पर नियंत्रण लगाया जाता है। न्यूज एजेंसी पे क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, कंट्रोल सरकार के द्वारा देखा जाता है। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम, यही डेमोक्रेसी का हार्ट है, यही लोकतंत्र का हृदय है। ध्यान रखिएगा।
डेमोक्रेसी का क्या है, हार्ट है, हृदय है। इसीलिए इसको इसको एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में माना गया है। आ रही बातें समझ में? अब आइए हम देखते हैं, ऊपर पढ़ा संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वही हमारी धारणा बनती है। अमूमन देखा गया है सभी लोग बहुत तटस्थ होकर के नहीं पढ़ पाते। एक आम जन और एक बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि न्यूज में जो कुछ दिखाया जाता है उसी के आधार पर व्यक्ति अपने मन में राय बना लेता है, क्योंकि उसकी बड़ी विश्वसनीयता होती है समाचार पत्रों पर। यानी कि इसीलिए उस विश्वसनीयता को न्यूज एजेंसी को भी क्या करना चाहिए, चाहे वो समाचार पत्र हो या टीवी चैनल हो, कोई भी माध्यम हो, सभी को ये जानकारी क्या होना चाहिए, विश्वसनीय और तटस्थ होना चाहिए। आप देखिए यूट्यूब भी सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण सशक्त साधन है। सोशल मीडिया पर इसीलिए फर्जी चीजों को दिखाया जाता है, तो इसीलिए भ्रम उत्पन्न होता है। कभी काल इस तरह से भ्रमित तथ्यों को समाज में दिखाया जाता है, जिससे कभी काल समाज के ताने बाने जो है वो खराब हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो खराब हो जाता है। ऐसे में ये सभी का ड्यूटी है कि सही तथ्य को क्या किया जाए, विश्वसनीय तरीके से और तटस्थ होकर के जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि जनसंचार सही में जनसंचार बन सके। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। देखिए तथ्य क्या है, तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम क्या है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसी तरह से संचार माध्यम को भी स्वतंत्र होना चाहिए। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसके मुख्यतः दो कारण ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि संचार माध्यम स्वतंत्र होने चाहिए डेमोक्रेसी में, लेकिन स्वतंत्र क्यों नहीं है, इसके मुख्यतः दो कारण। पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण, सेंसरशिप जिसको हम बोलते हैं। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा। आप देखे होंगे नेहा सिंह राठौर नाम की एक गायिका है, लोक गायिका है, और अपने लोक गायन के माध्यम से वो सरकार की आलोचना करती है। इसको लेकर के तमाम तरह के उनके हस्बैंड के साथ या इस तरह की तमाम चीज सरकार के द्वारा ऐसा देखा गया, सरकार के द्वारा क्या किया गया, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। आ रही बात समझ में? तो यही बात कह रहा है यहाँ पे कि जो संचार माध्यम है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई हो, संचार माध्यम जो है वह स्वतंत्र नहीं है। इसका कारण क्या है, सरकार का उस पर नियंत्रण है। आ रही बात समझ में? भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया, और ये इमरजेंसी के दौरान था। इसमें सबसे बुरा समय कब आया, 1975 से 77 तक, यानी कि आपातकाल का था। आपातकाल में संचार माध्यमों के ऊपर ही सेंसर लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया उनको कि हम जो चाहेंगे वो आप समाज को दिखाएंगे, हम जो नहीं चाहेंगे उसको आप समाज को नहीं दिखाना है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है? तो क्यों ऐसा? इसीलिए जानना जरूरी है कि आपकी स्वतंत्रता बरकरार रहे। आप स्वतंत्र हो कि आप दोनों में से किसको चूज कर रहे हो, किसको अच्छा मान रहे हो, किसके बारे में निगेटिव व्यू बना रहे हो, किसके बारे में पॉजिटिव व्यू बना रहे हो। ये दूसरा कोई बना के आपके पास कैसे भेज सकता है? मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं, अब आप उपयुक्त दोनों विवरणों से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए।
अभी आपको जिम्मेदारी दिया गया कि एक संतुलित रिपोर्ट तैयार करिए कि वास्तव में ऐसा कैसा कैसा होना चाहिए रिपोर्ट। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, देखते होंगे सेंसर बोर्ड है, तो फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों को पूरी तरह ऐसा नहीं करती। कहाँ कर पाएगी? कहाँ भी नहीं कर पाती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में क्या होते हैं? असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। इसके कारण क्या है? बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में जो लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो ऐसे मीडिया में जो शोध करते हैं, इन लोगों का कहना यह है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का क्या है? नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा, संचार माध्यमों पर क्या है? व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है, इनका हित साधता है। जैसे कई मीडिया ऐसी होती हैं जो किसी खास पार्टी विशेष के एजेंडा को लेकर के चलती है, किसी पार्टी विशेष के एजेंडा को लेकर के चलती है। तो यदि इस पार्टी का सरकार आता है, तो है ना, जिसके एजेंडे को लेकर के चलती हैं, उनका सरकार आता है, कि सत्ता में आता है, पार्टी सरकार बनाती है, तो इस न्यूज एजेंसियों के द्वारा केवल इन सरकारों की तारीफ की जाती है, आलोचना नहीं किया जाता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। अब देखिए, विज्ञापन इनको देगा कौन? कौन न्यूज एजेंसी, कौन विज्ञापन देगा? कोई कंपनी ही तो देगा जो अपने प्रोडक्ट बना रही है, और वो कंपनी यूनाइट है क्या? किसके? आपस में यूनाइट है। सब कंपनियों के पूंजीपति आपस में क्या है? यूनाइट है, और वो जो चाहते हैं लोग वही कार्य होता है। तो इनके विज्ञापन के वजह से इनकी जेब भर रही है, तो भला ये इससे स्वतंत्र कैसे हो पाएंगे? तो कह रहे हैं कि संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो पाता है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? जो विज्ञापन देते हैं उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चल रहा है, और वो लोग हैं कौन? औद्योगिक घराने के हैं। इसीलिए उनके विज्ञापनों से इन लोगों को पैसा मिलता, तब इनका संचार माध्यम अच्छे ढंग से, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सिस्टम से चल पाता है। इसलिए विरोध में लिखना, औद्योगिक घरानों के विरोध में लिखना कठिन होता है। आ रही बात समझ में? इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण, देख लीजिए, व्यापार से गहन जुड़ाव, कारण क्या है? व्यापार से गहन जुड़ाव। व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। आगे बात समझ? व्यापार से गहरा जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण क्या हो जाएगा? रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं, तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि इनको ध्यान संतुलित पक्ष पे होना चाहिए। ये मीडिया का सही दायित्व है। आइए आगे चलते हैं।
अब मसौदा तय किया जाना, ध्यान रखिए। अब क्या है साथियों, मसौदा तय किया जाना। यहां पे दिया गया है कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पे मीडिया के द्वारा ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाता है। जैसे ऐसा ही एक मुद्दा अपने देश में भ्रष्टाचार है, और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। कि समाचार, जैसे आप जानते हैं, पाकिस्तानी एक नागरिक आई थी सीमा हैदर, मीडिया वालों ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया कि इसे हीरो बना दिया, समाज का आइकॉन बना दिया एक तरह से, लाइव में इसको लेके चलाए। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दी जाने योग्य नहीं होगी। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो जाता है, देख लीजिए, यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसमें बढ़ जाती है और समाचारों में उसको सम्मिलित करने में उसकी रुचि हो सकती है, क्योंकि इससे क्या आएगा, उसको व्यू मिलेगा, लोग उसको देखेंगे, टीआरपी उसका बढ़ेगा। तो टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, कुछ ऐसे करके कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारे संचार माध्यम क्या करता है, कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, हमारे भावनाओं और कार्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है, और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं कि हमें क्या देखना है। आरी बातें समझ, जो मीडिया दिखाएगा वही तो हम देखेंगे। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने, मीडिया ने कोला पेयों में, यानी कि जो ये ड्रिंक है, पेय पदार्थ है, कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, ये सब जो है, तो कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। आप जानते होंगे मैगी का भी एक प्रकरण आया था। मैगी में MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा जो तय मापदंड है FSSAI के द्वारा, फूड जो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है उसके द्वारा जो तय मापदंड है, उन मापदंडों के अनुरूप नहीं था, जिसको लेकर के मीडिया ने क्या किया, जब एक अधिकारी के द्वारा उसको पकड़ा गया तो उसको लेकर के मीडिया के द्वारा खुद दिखाया गया। नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा किया कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। ये मीडिया ने अच्छा काम किया, ये मीडिया का अच्छा वाला काम है ना, मीडिया का अच्छा काम है। इस वृत्तांत को पेश करके
संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, यहाँ पे कहा गया है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि संचार माध्यमों के द्वारा, है ना, जब संचार माध्यम उस विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है और हमें शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं नहीं है। इन जैसे मुद्दों को मीडिया नहीं दिखाती है, फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिराकर, ये मिसप्रिंट हो गया एनसीईआरटी से, अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, यानी मीडिया वाले इस बिंदु को नहीं उठाए। आप जानते हैं वर्तमान समय में सरकारी कॉलेजों की स्थिति बड़ी दयनीय है। सरकारी स्कूलों की, सरकारी विद्यालयों की, सरकारी कॉलेजों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन बिल्कुल नहीं है और मीडिया कभी भी इस चीज को नहीं दिखाया, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज के लिए दो बहुत ही अहम विषय होते हैं। इन जैसे विषयों को शायद हो सकता है कि सरकार के द्वारा नियंत्रित हो मीडिया, इसलिए न दिखाता। देखिए, संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है? निश्चित तौर पे झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से नतीजा ये निकलता है कि फैशन वीक कहीं न कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़ा हुआ है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े होने की वजह से, ध्यान रखिएगा, इसको मुख्य पृष्ठ पे जगह दिया गया या उस दिन समाचार पत्रों में उसको जगह दिया गया। क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाया नहीं गया था? बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिसको मीडिया नहीं दिखाती है, संचार माध्यमों के द्वारा उसको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए अब यहाँ पे दिया गया है स्थानीय संचार माध्यम, इस पे हम नजर डालते हैं। स्थानीय संचार माध्यमों पे नजर डालते हैं। यहाँ पे कह रहा है, एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ भी बचा हुआ था, मैं उसकी चर्चा कर लूं। देखिए, टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं थोड़ा
टीवी हमारे साथ क्या करता है, टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में, थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहता हूं, देखिए बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। जैसे सास भी कभी बहू थी, इस तरह का टीवी सीरियल आता था। यह दुनिया को देखने या अगले जन्म में ये बिटिया ही की जो ये लिंग असमानता पर, इस तरह से हमारे समाज में, हमारे मन मस्तिष्क में क्या चीजें चल रही हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। किसी टीवी से, यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है, यानी इसी से हम क्या करते हैं, दुनिया को देखते हैं। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम, सास भी कभी बहू थी, ये देखिए तो दिया हुआ है, जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है। इसीलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकें। अब देख लीजिए मुद्दा क्या है। बहुत सी कोचिंग इंडस्ट्री का कहना यह है कि हम वही कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें ज्यादा मास है, जिसमें ज्यादा लोग हैं, और हम उसका फीस भी कम रखेंगे तो ज्यादा संख्या में रहेंगे बच्चे, तो उससे हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटेटिव अप्रोच लेकर के चलेंगे, वहां से हम धन कमा सकते हैं। इसीलिए केवल वही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। मुझे लगता है कि वो जो झोपड़पट्टी वाला मुद्दा था वो अधिकतम दर्शकों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको नहीं दिखाया गया। टीआरपी वहां से ज्यादा नहीं बन सकता था। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमारे अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के, तो ध्यान रखिए अमीरों के जीवन के बारे में नहीं दिखाया जाता। आइए हमें यह सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है मीडिया। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए, ताकि मीडिया के ऊपर दबाव बने और वो सही चीजों को प्रस्तुत करे, क्योंकि जो आप चाहेंगे वही मिलेगा आपको। यहां तक हमने देख लिया था। अब देखिए स्थानीय संचार माध्यम। अब हम आते हैं स्थानीय संचार माध्यम पे एक नजर डालते हैं। कह रहा कि यह जानकर देखिए, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, क्योंकि इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों का धन लगा है, वहां से विज्ञापन आता है। ऐसे ही न्यूज को ये
अपने समाचार पत्रों में या अपने दिखाए गए कार्यक्रमों में स्पेस देते हैं। इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। जैसे खबर सहरिया देख लीजिए, लोकल न्यूज एजेंसी है। इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। अब तो सोशल मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति को पत्रकार बना दिया है और आप अपने ऊपर आप बीती घटनाओं को आप खुद शेयर कर सकते हैं। अब उसमें कितनी विश्वसनीयता है ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तो कर दिया गया है कि अब आपको किसी न्यूज एजेंसी की जरूरत नहीं होगी। कई लोग सामूहिक रेडियो के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। जैसे डीडी किसान, जो किसान चैनल है, किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग, जैसे आप देखिए, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है मन की बात कार्यक्रम, मोदी जी रेडियो पर लेकर के आए और ये बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है। आगे बात समझ। अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से, कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के, इसके निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। अब देखिए दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, थोड़ा नजर डालिएगा। दूसरा उदाहरण किसका है? दूसरा उदाहरण है खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। देख लीजिए, खबर लहरिया एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक कौन है? किसान वर्ग है, दुकानदार हैं, पंचायत के सदस्य हैं, स्कूल के शिक्षक हैं और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया? उन मीडिया कर्मियों ने किया, संचार माध्यमों ने किया। ऐसे संचार माध्यमों ने किया जिन पर कब्जा किसका है? बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का कब्जा है। उनको, उनके द्वारा ऐसा किया गया, तब जाकर के इन लोगों के खबरों को कवरेज नहीं किया जाता था। इस एवज से स्थानीय स्तर पे इन लोगों ने अपना स्वयं का संचार माध्यम विकसित किया। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, किया जाना है, और इस तरह वह एजेंडा भी क्या करते हैं? निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार को कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई न्यूज ऐसा है जो समाज में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकता है, ऐसे खबरों को वो प्रतिबंधित कर देता है, जिसको सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन। बड़ा जबरदस्त बात कहा गया है कि आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का आ पाना कठिन है, गठजोड़ है। ये साठगांठ है संचार माध्यम और व्यापार। संचार माध्यम प्लस बिजनेस, व्यापार प्रतिष्ठान, यानी
पूंजीपति और उद्योगपति एक ही चीज कहिए, पूंजीपति और मीडिया दोनों आपस में मिले हुए गठजोड़, इनको जो चाहिए वो ही दिखाते हैं, इसलिए विज्ञापनों की भरमार लगी रहती है। और दूसरा चीज यही कमोबेश हाल सरकार की भी, सरकार प्लस पूंजीपति दोनों का गठजोड़ है और जनता के आभार है। आएगा समझ में? इस तरह की बातें, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखिए, इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती और एक पक्षी हो सकती है, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ते समय अलर्ट होकर के पढ़ना चाहिए। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों आखिर ऐसा किया गया है। आदि बात समझ में? अब ये सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सतर्कता ही संरक्षा का आधार है, इस तरह का, या हेलमेट पहनने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, सड़क में सुरक्षित चलने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, राजमार्गों पे लिखा जाता है कृपया हेलमेट पहने और सुरक्षित यात्रा करें। आगे बात समझ में? इसे सामाजिक विज्ञापन है, सरकार इसको करती है। अब आता है ये ध्यान रखिएगा, यहां दिखाया गया है कि किस तरह से बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्रों के मालिक हैं और अपने उत्पादों का विज्ञापन इसी अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। संचार माध्यम विज्ञापनों के उत्पादों को बढ़ावा देता है, विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है। पाठक, दर्शक, श्रोतागण है। अब लोग संचार माध्यमों को देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापिस उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कहाँ चला जाता है। आगे बात समझ, ये 60 गांठ, ये गठजोड़, इसको कैसे तोड़ा जाए, इस गठजोड़ को ध्यान रखिए, ये सोचिए, समझने वाली बात है। अभ्यास, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या आप इस रेखा चित्र को शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार के एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में दो उदाहरण दीजिए। कक्षा परियोजना, ये सब वर्ग के लिए है, आप इस पे लिखिए और लिख करके लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी समझ और विकसित होगी। अब यहाँ शब्द संकलन दिया गया है, जैसे एक शब्द दिया गया है प्रकाशित, इसका मतलब क्या है, इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकते हैं। सेंसरशिप क्या होता है, इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति का अधिकार, शक्ति अधिकार से जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण क्या होता है, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना क्या करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों का अवरुद्ध करके किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक विरोध लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए और शांतिप्रिय तरीके से होना चाहिए। निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। आप कहीं भी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए उससे जनता की आम जो समस्याएं हैं वो बाधित नहीं होना चाहिए, आम जो जीवन है वो बाधित नहीं होना चाहिए। तो ये था साथियों कक्षा 6 की एनसीईआरटी, इसकी चर्चा हमने आज किया। नेक्स्ट लेक्चर में पुनः हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर की। आगे बच्चे तक थैंक यू।